सिस्टम के अंदर हमने थ्योरी को कंप्लीट किया था 3 वीडियोस के माध्यम से। स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर सिस्टम और उसकी कंपोनेंट को देखा। दूसरी क्लास में हमने मेन कंपोनेंट जिसका नाम प्रोसेसर यानी सीपीयू है और कंप्यूटर बस के बारे में समझा। तीसरे में हमने मदरबोर्ड और बाकी जो रिलेटेड टर्म्स निकलते हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनके बारे में बात करी। जब टॉपिक कंप्लीट हो गया था तो आपको पता है कि कोई भी टॉपिक हो, ये नहीं आगे भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक के साथ 3 चीजें चलती हैं। पहला, उस टॉपिक का थ्योरी जो आप वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा, उसके पीडीएफ के क्वेश्चंस, मैंने 51 क्वेश्चंस दिए थे, आपको उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है ना। तीसरा, उसका लाइव टेस्ट, जिस लाइव टेस्ट में आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, यानी आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम के लाइव एमसीक्यू टेस्ट करेंगे और ये जज करेंगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक आपको कितना आ गया है। दूसरा, ये भी डिफाइन हो जाएगा कि आपने पीडीएफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। दूसरा ये कि अगर आप पीडीएफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आए हैं, 51 क्वेश्चंस थे, तो उन पीडीएफ के क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आप खुद को डिफाइन कर रहे हैं कि मैं क्वालिफाई नेचर हूं कि नहीं, तो जब आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस लगाते हैं या कोई भी टास्क लगाते हैं, तो जब आपका स्कोर 60% प्लस आता है तो आप मान के चलिए कि आप उस टॉपिक में एवरेज हैं। जब आप 80% पे पहुंच जाते हैं तो वो टॉपिक आपका अच्छा हो चुका है। अच्छा मतलब वेरी, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है। जैसे चलिए, तो आज हमें करना है कंप्यूटर सिस्टम का लाइव टेस्ट। टेस्ट में आपको पता है कि 30 से 40 क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं और टेस्ट की क्वालिटी में आपको बता देता हूं कि टेस्ट में आपके सामने क्वेश्चन सबसे पहले रीड करूंगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप 4 ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लगे क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिख देना, या फिर कोई क्वेश्चन आपको पहले से नजर आ रहा है तो आप उसको रीड कर खुद की समझ से उसके ऑप्शन को लिख देना। यानी खुद से भी आप पढ़कर आंसर दे सकते हैं या फिर मैं पढ़ रहा हूं उसे सुनकर भी आप आंसर दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। बाकी किसी का डाउट, कोई परेशानी आ रही है तो भाई नंबर आप सभी के पास है, आपको मुझे बताना होगा कि सर हमें ये परेशानी है भाई, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करें कंप्यूटर सिस्टम के लाइव एमसीक्यू टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्विकली क्वेश्चन रीड करिए और आंसर करिए। आंसर का मेथड आपको बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है ना। तो एक एरा है, एक एरा के माध्यम से हमने एक रेंज के माध्यम से समय देखा था जनरेशन का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट सही करेंगे। यस, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन का जो रेंज है वो फर्स्ट जनरेशन की रेंज है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड जनरेशन की रेंज है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड जनरेशन की रेंज है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन की रेंज है। सेकंड के पूछा था तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जितने भी स्टूडेंट कमेंट करें सभी का फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, तो यानी 100% स्टूडेंट को इस समय काल में तो दिक्कत है ही नहीं, एक रेंज में आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज स्विचिंग डिवाइस यूज्ड वाई माइक्रो प्रोसेसर। समझ गए, यानी हमारे कंप्यूटर की वो कौन सी जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर द्वारा उपयोग की जाने वाली स्विचिंग डिवाइसेस का उपयोग करती है। यानी माइक्रो प्रोसेसर हमारे किस जनरेशन में यूज होता है। यानी माइक्रो प्रोसेसर मतलब टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की बात करें, फर्स्ट जनरेशन बैकअप ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी, चौथा माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम
VLSI भी बोलते हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे सर? सेकंड का आंसर लगा दो, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। ठीक है, आगे जाएं जी सर, आगे मूव कर जाइए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको 4th भी नजर आ रहा है, तो आपको 4th नजर आ रहा है तो 4th को भी रीड करके तुरंत आंसर कर देना। मैं 3rd की बात करता हूं। द लार्ज सर्कुलर चिप ऑन द मदरबोर्ड दैट हाउस द हीट सिंक एंड फैन इज कॉल्ड। समझ में आया? मतलब एक सर्कुलर चिप होती है जिस पर हीट सिंक और फैन लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड पर होता है। रैम होती है, माइक्रो प्रोसेसर है, को प्रोसेसर है, या फिर CMOS है। CMOS आपको बताया था कि ये कैसी होती है? सर्कल फॉर्म में। लेकिन हीट सिंक और फैन कहां पर लगा होता है सर? हीट सिंक और फैन हमारा माइक्रो प्रोसेसर, जिससे हम CPU कहते हैं, CPU को ठंडा करना है, तो हीट सिंक का हम लोग यूज करते थे। बताया था सर? बिल्कुल बताया था। तो आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 भी नजर आ रहा है, आपने आंसर कर दिया होगा जिन लोगों ने रीड कर लिया है। Which of the following is not a valid unit to represent the speed of CPU? CPU की स्पीड देखी थी सर, कौन सी वैलिड यूनिट नहीं है? पहला ऑप्शन हर्ट्ज है, बिल्कुल था। MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड सर, बिल्कुल था। एमफ्लॉप्स बिल्कुल, लेकिन वाइट, जो वाइट है ना, ये मेमोरी यूनिट है। कैसी है? मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, CPU की स्पीड यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, 4th का 4 सही है। गलत क्वेश्चन की काउंटिंग करते रहना, लास्ट में आपसे पूछा जाएगा स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। CPU का कौन सा फंक्शन नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए। हिंदी वाले हिंदी को फॉलो करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश को करें। क्या लिखा है फंक्शन में? पहला फंक्शन है कि यह कंप्यूटर की सभी यूनिट को कंट्रोल करता है। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगला है कि कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है। तीसरा है कि ऑल कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। इट टेक ऑल डिसीजन, यानी CPU सभी डिसीजन को लेता है। अगर आप देखें तो यहां पर कंप्यूटर की ऑल यूनिट को कंट्रोल करे सर, बिल्कुल CU का काम है। ऑल कैलकुलेशन करे, ALU का काम है। डिसीजन ले, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें इनपुट डिवाइस के साथ जाना होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट में हमने 5 देखी थी। इनपुट डिवाइस डेटा को इनपुट करने के लिए, आउटपुट डिवाइस आउटपुट के लिए, और CPU प्रोसेस के लिए। तो भाई सेकंड ऑप्शन में इनपुट की बात हो रही है, जो कि CPU यानी प्रोसेसर का फंक्शन नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 5th का। जिन लोगों ने सेकंड किया है बहुत सही हैं आप। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों स्क्रीन पर हैं। पहले 6 करते हैं फिर 7 करेंगे। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस देखी थी, तो सिस्टम बस का कौन सा फंक्शन नहीं है? डेटा शेयरिंग, एड्रेसिंग, पावर, कनेक्ट मेमोरी टू डिस्क। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटेशनल सर्किटरी इन अ CPU इज रेफरेंस टू एज द। मतलब CPU में जो सर्किट है उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम काउंटर, रोम, ALU या फिर हमारा रेम। बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप ऑप्शन को अच्छे से डील करोगे तो क्वेश्चन दोनों आसान हो जाती है, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए
तो डेटा शेयरिंग बिल्कुल होता है, एड्रेस शेयरिंग बिल्कुल होता है, पावर का शेयरिंग बिल्कुल करेगा, क्योंकि बस का मतलब है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस का साथ कम्युनिकेट करना। लेकिन मेमोरी को मेमोरी से जोड़ना ये बस का काम नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ फंक्शन नहीं है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 आपको अपने आप आंसर दे रहा है। पूछो क्यों दे रहा है? यहां पर बात हो रही है सीपीयू की, और सीपीयू में ना तो हमने रोम की चर्चा करी है ना ही रैम की करी है। प्रोग्राम काउंटर को हम जरूर जानते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है यहां पर? अब रजिस्टर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? रजिस्टर्ड के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इसमें स्टोरेज की बात होती है। अब इस क्वेश्चन में कहीं स्टोरेज का जिक्र नहीं हो रहा है, तो आप प्रोग्राम काउंटर को नहीं बोल सकते कि यह आंसर होगा। हाँ, सीपीयू के कंपोनेंट में आपने एएलयू की बात करी, आपने सीयू की बात करी, रजिस्टर्ड की। एएलयू ऑप्शन में है, हम सीधा बिना सोचे चले जाएंगे, सर एएलयू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कौन करता है? भाई स्टोर की बात आ रही है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 8 में दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टोर की बात आए, आंसर है हमारे पास। प्रोसेसिंग है तो यानी सीपीयू में स्टोरेज की बात हो रही है। बाकी हमने स्टोरेज डिवाइस की तो भी चर्चा हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सीपीयू रजिस्टर्ड। हमने जो रजिस्टर्ड पढ़े थे ना कॉमन, तो हमने जो पढ़ा है, हमने कौन सा नहीं रजिस्टर्ड देखा वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने सीधा बोल दिया कि सर रजिस्टर्ड इज द करेक्ट आंसर, और डाउट भी नहीं है क्योंकि स्टोर हो रहा है तो रजिस्टर्ड जाएंगे हम लोग। और 9 की बात करें तो 9 में आप बोलोगे सर प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी, क्या आपने रजिस्टर पढ़ा था? सर बिल्कुल पढ़ा था। एक्यूमुलेटर जिसे हम एसी बोलते थे, पढ़ा था? सर बिल्कुल पढ़ा था। लास्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड यानी आईआर, सर बिल्कुल पढ़ा था। तो भाई बचा क्या? बचा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 यानी डीएमए कंट्रोलर। ये हमने रजिस्टर्ड सुना नहीं है, तो आप इसी को आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, उसके साथ ऑप्शन को डील करें। इन केस अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑप्शन पर चले जाएं और पहले ऑप्शन में उन ऑप्शन को ढूंढें जिनके बारे में आप जानते हैं। उससे फायदा क्या है? क्योंकि जिन ऑप्शन के बारे में आप जानते हो उन ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन डिफाइन हो जाता है कि ये इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में हम जानते हैं। अगर क्वेश्चन उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया होता। तो ये कुछ तरीके होते हैं, इन्हें आप लगाओगे तो ज्यादा आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है? डैश नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है जिसे वर्तमान यानी करंट इंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद प्राप्त किया जाना है। यानी टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी प्रेजेंट में जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन आना है प्रोसेस के लिए, वो हमारी मेमोरी में किस लोकेशन पर है उसके एड्रेस को होल्ड रखता है। तो भाई चारों ऑप्शन में हमारा रजिस्टर्ड है और चारों रजिस्टर्ड के बारे में हमने
समझा है, लेकिन इस रजिस्टर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर। ये होगा पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर। अगर मैं एक्यूमुलेटर की बात करूं तो एक्यूमुलेटर के बारे में एक सिंपल सा टर्म याद रखिएगा कि अगर इंटरमीडिएट रिजल्ट की हम लोग बात करें, इंटरमीडिएट रिजल्ट की हम बात करें तब हम एक्यूमुलेटर के साथ जाएंगे। ये शब्द जरूर रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पीसी के साथ जाएं या फिर एसी के साथ जाएं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच कंटेन्स द करेंट इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फैज्ड। मतलब जिन इंस्ट्रक्शन पर अभी हाल ही में, या फिर बोला जाए कि सबसे नजदीक या सबसे मतलब सबसे हाल ही में, आप ये समझे कि अभी हाल ही में जिन पर फैच किया गया उनको होल्ड कौन रखता है। यानी कुछ डेफिनेशन जो है ना वो हमारे, पहले आप ऑप्शन को पढ़ें फिर करें। अब देखो, कंपाइलर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, और प्रोग्राम काउंटर के बारे में हम जानते हैं कि ये नेस इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को होल्ड करेगा कि वो मेमोरी में किस लोकेशन पर है। तो इस आधार पर हम प्रोग्राम काउंटर को भी हटा देंगे कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक डेटा रजिस्टर्ड बचा, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड बता। तो डेटा रजिस्टर्ड, अगर आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड के बारे में, मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड के बारे में, डेटा रजिस्टर्ड की आई थिंक मैंने बात नहीं करी। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड में हमने देखा था कि करंटली या फिर मोस्ट बोला जाए कि सबसे मतलब रिसेंट हमने जिन इंस्ट्रक्शन पर फैच किया है, जिनको रिसीव किया है, वो हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड में, जिसे हम शॉर्ट में आईआर कहते हैं, वहां स्टोर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12, which of the following component of CPU is responsible to direct the system to execute instruction। कुछ आया समझ में? मतलब सीपीयू का वो कौन सा कंपोनेंट है। अब ऐसा अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो एक ऑप्शन जाते ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्या? रैम, क्योंकि रैम सीपीयू का कंपोनेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम को निर्देश देता है कि भाई आप इसे क्या कर दो, प्रोसेस कर दो। काम नहीं करता, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर करेगा। भाई ऑर्डर करता है मैनेजर इंचार्ज। भाई आप सभी को पता है रजिस्टर्ड स्टोर करेगा, यहां पर स्टोरेज की बात हो नहीं रही है, प्रोसेस की बात, यानी किसी को काम देने की बात हो रही है। रजिस्टर्ड हम लोग नहीं लगाएंगे। एएलयू हम इसीलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एएलयू परफॉर्म करता, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहां पर सीधा निर्देश की बात हो रही है, और निर्देश मैनेजर या इंचार्ज देता है, जो कि हमारे सीपीयू में सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट जिसे हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 है वो कौन सा कंप्यूटर है जो नेशनल डिफेंस राडार या फिर एयर ट्रैफिक को मैनेज करता है? बता दो भाई। ट्वेल्व, 13, 13 बताइए, 13।
हाइब्रिड क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे एयर ट्रैफिक है, डिफेंस राडार सिस्टम, यहां पर डिजिटल और एनालॉग दोनों चलते हैं, इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर आएगा। और हाइब्रिड हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है? माइक्रो प्रोसेसर के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है इन चारों में से। यानी माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हम किस टर्म का यूज नहीं करेंगे? पहला है मेमोरी साइज, दूसरा है कंट्री ऑफ मेकिंग, तीसरा है क्लॉक स्पीड, चौथा है चिप टाइप। तो देखो, क्लॉक स्पीड और चिप टाइप में आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि इन दोनों से हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्लासीफाई होता है। अब आपके पास दो टर्म है, साइज यानी माइक्रो प्रोसेसर का साइज या फिर कंट्री मेकिंग। तो भाई किस कंट्री ने कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया, ये तुक नहीं है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो मतलब सही नहीं बैठ रहा है कि हाँ इस ऑप्शन को लगा दे कि हाँ इस माध्यम से क्लासीफाई हो जाए। तो किसने बनाया? कंपनी होता तो एक बार आप सोच भी लेते, लेकिन कंट्री का तो कोई तुक नहीं है। वैसे कंपनी से भी काम नहीं चलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन का आउटपुट एएलयू द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी जो ऑपरेशन है, जिन प्रोसेस पर हमारा सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, उसका आउटपुट एएलयू देता है। क्यों? क्योंकि एएलयू ही ऑपरेट करता है, एएलयू उस फंक्शन को काम मतलब प्रोसेस करता है। तो एएलयू जिस ऑपरेशन का आउटपुट देता है उसे हम स्टोर कहां पर करते हैं? भाई बहुत आसान सा सवाल है। क्यों? क्योंकि सीपीयू के हमारे माइंड में तीनों कंपोनेंट की डेफिनेशन डिफाइन है। एएलयू काम करेगा, सीयू डायरेक्ट करेगा और रजिस्टर्ड स्टोर करेगा। यहां पर स्टोरेज की बात हो रही है, स्टोरेज की बात हो रही है, तो हम सीधा रजिस्टर्ड के साथ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एएलयू है जो कि सीपीयू का कंपोनेंट है और सीपीयू में रजिस्टर्ड जो स्टोरेज का पार्ट है वो रजिस्टर्ड ही माना जाता है, तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मदरबोर्ड में क्या नहीं होता? आपने मदरबोर्ड के कंपोनेंट देखे थे? सर बिल्कुल देखे थे। तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड में आपने पढ़ा नहीं या फिर चर्चा नहीं की है? तो भाई सॉकेट बिल्कुल पढ़ा है, सीपीयू सॉकेट जिसमें सीपीयू को स्टोर किया जाता है। मेमोरी चिप बिल्कुल, कीबोर्ड प्रोसेसर देखा है। आपको पता है कि मदरबोर्ड जो है वो इंटरनल पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का और कीबोर्ड एक्सटर्नल है। कीबोर्ड का मदरबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मदरबोर्ड पे कैसे हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सीधा 3 लगा देंगे, सोचने वाला सवाल ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा को प्रोसेस करना है तो जो साइकिल है वो कौन सी सही है वो बता दीजिए। तो आपको ये बात तो कंफर्म है कि सबसे पहले डेटा को इनपुट कराया जाएगा, ये बात कंफर्म है। अब इनपुट कराएंगे तो आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि ये तो नहीं होगा। अब इनपुट कराएंगे तो इनपुट के बाद आउटपुट होगा ही नहीं। भाई इनपुट होते ही आउटपुट हो जाए ये बात गलत है, यानी ऑप्शन फर्स्ट भी हट गया और थर्ड भी हट गया। इनपुट के बाद आपका प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आती है आउटपुट के बाद। आउटपुट के बाद स्टोर होगा, सॉरी प्रोसेसिंग के बाद स्टोर होगा या फिर आउटपुट होगा, ये जरूरी होता है। इसी में कंफ्यूजन होगा आपको, यहीं फंसेंगे आप। क्यों? क्योंकि सेकंड में प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास स्टोर है, फिर आउटपुट है, और फोर्थ में आउटपुट के बाद स्टोरेज है। हम किसके साथ जाएं? तो इनपुट के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद होगा आउटपुट। जब आउटपुट आता है उसके बाद स्टोर किया जाता है। तो इस आधार पर देखेंगे
तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 18, मशीन साइकिल हमने पढ़ी थी, याद है मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल में हमारे पास कितने स्टेप थे सर? 4 स्टेप होती हैं, ठीक है ना। तो 4 बेसिक टास्क होते हैं हमारे सीपीयू के। सीपीयू के परफॉर्मेंस के टास्क आप समझ लीजिए या फिर मशीन साइकिल के स्टेप समझ लीजिए, बात बराबर है। यहां पर देखो पहले स्टेप में फैच लिखा है, दूसरा स्टेप आपसे पूछा है, तीसरे में मैनिपुलेट लिखा, चौथा आउटपुट की बात कर रहा है, आपको दूसरा बताना है। तो दूसरे में क्या होता था? डिजाइन, डिकोड, डिस्प्ले या फिर रेगुलेट। आपने पढ़ा है डिकोड, क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेन मेमोरी से, दूसरे स्टेप में इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है कमांड्स में, और तीसरे में एग्जीक्यूट, और चौथे में स्टोर या फिर आउटपुट बोले हम लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हमने सीपीयू के कंपोनेंट पढ़े हैं सर? बिल्कुल पढ़े हैं भाई, बता दीजिए कौन से होते हैं। इससे ज्यादा सरल सवाल अगर हम देखें तो इस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ जो टाइम पीरियड वाला सवाल था पहला, वही हो सकता है, बाकी इससे सरल सवाल आप लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सीपीयू कंपोनेंट की बार बार चर्चा हो रही थी, सीपीयू कंपोनेंट की बार बार चर्चा हो रही थी, और उनसे अगर आप नहीं कर पाए तो फिर भाई ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या लगाएं सर? हम रोम नहीं पढ़ा हमने, रैम नहीं पढ़ा हमने, रोम नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द, यानी ALU CU रजिस्टर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर सिस्टम के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अंतर कमांड या फिर हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है? यानी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सिग्नल क्या करने हैं? भेजने हैं। तो आपको पता है कि एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमने बस पढ़ी थी, और बस में भी 3 बस थी, डेटा, डेटा के लिए, एड्रेस, एड्रेस के लिए, और कंट्रोल, सिग्नल के लिए। भाई आपका क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? सर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सिग्नल की बात हो रही है, तो सिग्नल की बात हो रही है तो भाई कंट्रोल बस के साथ जाएंगे ना हम। क्यों? क्योंकि एड्रेस बस में एड्रेस की बात होती है और डेटा बस में डेटा की बात होती है। यहां पर सिग्नल की बात हो रही है तो कंट्रोल बस के साथ हमें जाना होगा। एक बस के साथ एक क्वालिटी और थी, एड्रेस बस हमारा 1 वे पाथ को फॉलो करता है। किसको करता है? 1 वे पाथ को फॉलो करता है। बाकी डेटा और कंट्रोल दोनों के दोनों 2 वे पाथ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 अगेन बहुत बड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, सीधा ऐसे ही आता है। यानी नेचुरल एलिमेंट वो कौन सा है जो प्राइमरी है हमारे कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए। यानी कंप्यूटर चिप अगर हम बनाते हैं जिसे माइक्रो चिप कहते हैं तो उसमें क्या यूज होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कैल्शियम या फिर सिलिकॉन, क्या यूज होता है कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए? तो वही बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेथड लगाना होगा ज्यादा, मतलब बहुत डीप नॉलेज की जरूरत हो। सिलिकॉन, तो ऑप्शन नंबर सीधा 3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनका यूज तो होगा नहीं, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपने लैंग्वेज पढ़ी थी सर? बिल्कुल पढ़ी है। अगर मैं जनरेशन के आधार पर बात करूं तो पहली जनरेशन में लो लेवल, दूसरी में असेंबली, तीसरी में हाई लेवल, चौथी में स्क्रिप्टिंग, और पांचवी में नेचुरल लैंग्वेज जिसे हम उप्स वाली कहते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? अब आपने कौन सी पढ़ी है कि नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपने असेंबली के बारे में देखा। मैंने हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है ये डिटेल में बात नहीं करी थी, एग्जाम्पल जरूर बताए थे, लेकिन भाई समझदारी जब होगी जब आप ना पढ़े हुए कंटेंट को भी आसानी से कर जाएं। तो वो तरीका है ऑप्शन के साथ डीलिंग। अगर आप ऑप्शन पढ़ते ना तो आप असेंबली को ढूंढ पाते, और असेंबली हाई नहीं होती ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हाई 3rd में है और असेंबली 2nd में है, यहीं से हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाता है। लेकिन
जो लोग ये पकड़ के बैठ जाते सर हाई लैंग्वेज तो आपने बताई नहीं कौन कौन सी होती है, तो भाई फिर उनका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि कम पढ़े कंटेंट से ना पढ़ाया हुआ कंटेंट भी आप कर पाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। चलिए आगे है, टू मैनेज एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक के परफॉर्मेंस को मैनेज और इंक्रीज करने के लिए सीपीयू के साथ हम किसका यूज करते हैं? तो सीपीयू के साथ अगर एएलयू का यूज किया जाए तो बढ़ जाएगा, नहीं। साउंड कार्ड का नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों मैनेज ही नहीं कर रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि साउंड कार्ड साउंड के लिए होता है, ग्राफिक हमारा साउंड से मैनेज नहीं करता भाई, सॉरी मैच नहीं करता। तो एक ही ऑप्शन बचा, जीपीयू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरली नाउन फॉर लार्ज साइज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर एंड यूज फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग? बड़े साइज का बड़े लेवल पे यूज होता है। तो आप देखेंगे, देखो मिनी जो सॉरी माइक्रो है वो सिंगल यूजर है, सिंगल है तो छोटे लेवल पे यूज होगा। पीडी ऑल्सो सिंगल यूजर होता है। अगर हम मिनी और मेन फ्रेम की बात करें तो इन दोनों में क्वालिटी थी कि ये दोनों के दोनों मल्टी यूजर होते हैं, लेकिन मिनी छोटे लेवल पे यूज होता है और बड़े लेवल पर हमारा मेन फ्रेम यूज होता है। तो सीधा आंसर आप मेन फ्रेम के साथ चले जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके आंसर से आप संतुष्ट ना हो कि ये हमने ये आंसर लगाया था सही आंसर, ये रीजन क्या है। जब तक आप रीजन के पीछे नहीं जाओगे ना तो वो क्वेश्चन जब जब आएगा तब तब आपसे गलती ही होगा, क्योंकि आपने सही रीजन नहीं ढूंढा है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंगल यूजर है और ऑफिस और घर में यूज होता है। तो भाई आपको पता है माइक्रो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। घर में यूज, सुपर कंप्यूटर हम घर में तो यूज करते नहीं है। मिनी और मेन फ्रेम सीधा हम लगा देंगे, माइक्रो कंप्यूटर प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, यानी वो कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को चालू रखता है जब प्राइमरी सोर्स से पावर समाप्त हो जाती है? यानी लाइट आ रही है लेकिन प्राइमरी सोर्स कट हो गया, लाइट चली गई फिर भी कंप्यूटर चालू रहे, तो भाई को कौन सा है? तो सबसे लास्ट में बताया था मैंने कि जब पावर मेन पावर कट हो जाती है तो यूपीएस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को चालू रखता है कुछ मिनटों तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो इन्वर्टर लगा देंगे, इन्वर्टर घर में यूज होता है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, यूपीएस के टाइप और इन यूपीएस में हमने दो टर्म पढ़े थे, चार्जर और इन्वर्टर। चार्जर क्या करता है? एसी से डीसी, और इन्वर्टर डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, ऑन द मदरबोर्ड, मॉडर्न मदरबोर्ड यानी जो आधुनिक मदरबोर्ड होती हैं उनमें सीपीयू सॉरी सीएमओ चिप को डैश में इंटीग्रेट किया जाता है, रैम में, नॉर्थ ब्रिज में, साउथ ब्रिज में, या फिर जीपीयू में। तो आपने अगर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज देखे थे ना तो सीधा वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट में हमने आपको बताया था। क्योंकि रोम या फिर बोला जाए सीएमओ चिप को जो पावर देता है वो साउथ ब्रिज था, और नॉर्थ ब्रिज की क्वालिटी थी कि सीपीयू से यानी इंटरनल जो कंपोनेंट होते उनके साथ कम्युनिकेट करता है, खासकर सीपीयू के साथ। तो ऑप्शन हो जाता है यहां से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4। रैम नहीं लगाएंगे भाई, रैम नहीं लगाएंगे, साउथ ब्रिज हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 28, सीपीयू साइकिल टाइम क्या है? सीपीयू साइकिल टाइम क्या है? पहला ऑप्शन
लिंक से सेंडर से रिसीवर अंत तक यात्रा पहले बिट का समय लेना। मुझे पहला ऑप्शन आपको क्या बैठ रहा है सर, मजा नहीं आया पढ़ने में, क्योंकि रिसीवर और सेंडर ये तो ईमेल में यूज होते हैं, तो यहां पर सीपीयू का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा है स्टोर डेटा, स्टोर डेटा का पता लगाना, तो भाई साइकिल स्टोर डेटा ये भी तुक नहीं बैठ रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अगर ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करूं तो सर्विस के रिक्वेस्ट पर जवाब देने में लगने वाला समय, हाँ ये थोड़ा सा तुक बैठ रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा और इसमें जो समय लगता है वो सीपीयू साइकिल टाइम हो सकता है। अगर हम ऑप्शन 4 के साथ डील करें तो द टाइम रिक्वायर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितने समय की आवश्यकता होती है उसे हम सीपीयू साइकिल टाइम कहते हैं। तो भाई ये तुक बैठ रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने बैठा था पढ़ा था, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब। यानी जो किसी प्रोसेस को सबमिट किए गए टाइम और जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है उनके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो कौन सा टाइम निकलेगा। तो अगर आप देखेंगे वेटिंग टाइम हमने देखा था, तो वेटिंग टाइम था कि टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम माइनस कर दें तो हमारा वेटिंग टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम था कि कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम जब माइनस हो जाता है तो वहां पर हमें टर्न अराउंड टाइम मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नहीं लगाएंगे। थर्ड होता है वेटिंग। वेटिंग जब आता है जब टर्न अराउंड में से आप एग्जीक्यूशन टाइम माइनस कर देते हैं। बाकी क्योंकि टर्न अराउंड टाइम देखा जाता है कि आपने जब आप आए और आपने टाइम को कंप्लीट कर, जो आपने प्रोसेस को कंप्लीट किया तो एक्चुअली में कितना समय लगा, वो होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। ठीक है ना, यानी प्रोसेस को पूरा होने में जब आपने एंट्री की और एग्जिट की तो कितना समय लगा है, एक्चुअली वो टर्न अराउंड टाइम होता है। आगे जाएं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये तो भाई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आएगा तो ऐसे ही आएगा। क्या क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से किसने स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा को पेश की जोड़े डेटा के साथ साथ मेमोरी प्रोग्राम में स्टोर करने में सक्षम हो। ये है हिस्ट्री से, मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री रीड करने की बोला था। जिन्होंने रीड किया वो इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। वो यानी कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम, कंप्यूटर में जो स्टोर प्रोग्राम की कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बोलेंगे सर पास्कलाइन जी ने किया था। तो ये क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री के पॉइंट आपको दिए हैं उनको रीड करना, और रीड करने से ये क्वेश्चन एज इट इज आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31, बिना किसी थकावट या फिर एरर के साथ लगातार काम करना, क्या करना, लगातार वर्क करना हमारे कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं थी। आपको पता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हमेशा एग्जाम में नहीं आती। मैंने बोला था कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा नहीं आते, लेकिन भाई कभी कभी आ जाते हैं, तो लेकिन हमें तो सब कुछ करना है ना। तो स्पीड क्या है, स्पीड विलियंस इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में कर देना, ये स्पीड थी। वर्सैटिलिटी, देखो नो आईक्यू, कोई आईक्यू नहीं होता है। डिलीजेंस हमने क्या पढ़ा है, डिलीजेंस यानी बिना थकावट के काम करना, और वर्सैटिलिटी का मतलब था कि डिफरेंट टास्क को, जो डिफरेंट टास्क हैं उन पर सेम एक्यूरेसी और सेम कंसिस्टेंसी के साथ काम करना या सेम एफिशिएंसी के साथ काम करना,
ये वर्सैटिलिटी था हमारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जिसे डिलीजेंस कहते हैं। 32 ये फैक्ट बेस्ड है, मतलब सीधा फैक्ट बेस्ड में ही क्वेश्चंस आएंगे। यानी डैश पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे शॉर्ट में CDAC कहते हैं, द्वारा डिजाइन किया गया सुपर कंप्यूटर की कौन सी सीरीज। सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा था जो पुणे इंडिया में शुरुआत की गई ही थी? तो आप बोलेंगे सर परम। क्या बोलोगे? परम। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, इनमें सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो क्रे 2 है, क्रे XMP22 है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे सुपर। ये फैक्ट बेस्ड है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। परम आपका सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ये मैंने थ्योरी में आपने मतलब मैंने जो PDF है शायद उसमें मेंशन ना हो, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो कभी आते हैं, मेरी नज़र में नहीं आते, इसीलिए मैंने थ्योरी में कम रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे कर दीजिए। 34 ये कह रहा है कि मदरबोर्ड का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो CPU, विभिन्न बस एंड अन्य जो एक्सटर्नल कंपोनेंट के बीच में एक इंटरफेस बनाता है। तो भाई मेन मेमोरी, चिपसेट, सॉकेट या फिर पेरिफेरल कार्ड स्लॉट, बता दो भाई। CPU या फिर जितने भी हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट है उनके साथ क्या एक इंटरफेस बिल्ड करेगा? तो भाई चिपसेट होता है। आप ऐसे समझ लो, CPU को मदरबोर्ड में किस में इंसर्ट किया जाता है सर? चिपसेट सॉकेट के अंदर, क्योंकि यहां पर इंटरफेस की बात हो रही है जो कि कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देता है। चलिए लास्ट, जिससे आपका बस का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड टू सपोर्ट एड ऑन कार्ड? मदरबोर्ड पर लेटेस्ट और फास्टेस्ट कंपोनेंट है जो कि एड ऑन कार्ड को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो ISI तो आपने पढ़ा ही नहीं है, PCI और PCIe तो आपको पता है कि PCI से ज्यादा अपडेट PCIe होता है। एक क्वालिटी मैंने आपको और बताई थी, अगर आपके माइंड में सेट हो, कि जो PCIe होता है वो हमारे PCI और AGP दोनों को अपग्रेड करके बनाया गया है। तो जो लेटेस्ट और फास्टेस्ट निकलेगा ना वो PCIe निकलेगा। क्यों? क्योंकि PCI से तो पावरफुल होगा, AGP से भी होगा, क्योंकि इनको रिप्लेस करके हमने PCIe को बनाया है। तो यहां से आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लाइव MCQ टेस्ट, जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस करे। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 35 में से जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग निकले, गलत निकले हैं, उनकी संख्या को माइनस करके कमेंट बॉक्स में लिख दो कि आपका कितना स्कोर आया। साथ ही साथ में इसी स्कोर को, आपको पता है कि आपको 3 पेज का एक PDF दिया गया है ट्रैक योर प्रिपरेशन के नाम से, उसमें थर्ड वन यानी सबसे लास्ट वाले कॉलम में 35 आउट ऑफ जितना भी स्कोर आपका आया है कंप्यूटर सिस्टम के लाइव टेस्ट में, वो यहाँ पर मेंशन कर देना और इसे बनाए रखना, इस सीट को फिल करना। क्योंकि लास्ट में जब आप मुझसे सवाल पूछोगे ना कि सर हमारा पेपर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, वो इस रिपोर्ट से आपका पता चल जाएगा। आप मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया समाप्त। अब हम जब कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था तो कंप्यूटर के कंपोनेंट हमने देखे, इनपुट, आउटपुट, CPU, प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, 5 थे।
हमने सीपीयू को तो डिटेल कर लिया, अब हम बाकी कंपोनेंट की चर्चा करेंगे, जैसे इनपुट आउटपुट जिसका नाम पेरिफेरल कहते हैं। तो आने वाली क्लास में हम पेरिफेरल डिवाइस की बात करेंगे। जैसे ही पेरिफेरल डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आ जाती हैं। यहाँ पर हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सॉफ्टवेयर में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस की होगी, जिसमें इनपुट आउटपुट की बात होगी। वो हम कल सेम टाइम पे करेंगे। और जिनको कंप्यूटर सिस्टम के पीडीएफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मिला है, आप अपने बैच में एक बार एक्सेस करिए। नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा भाई, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो से मैं लेता हूँ विदा। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स, साथ ही साथ में मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा अपडेट कर दिया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे।